हेलो। देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। बाकी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ही, एक आधे बच्चे के एग्ज़ाम में आ रहा है तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखो सारा नहीं पढ़ना है इसमें, आपके एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है मैं देखो बता देता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ होते हैं सर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में पाए जाने वाले या सेल जिससे बना है वो सारे मॉलिक्यूल वो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। मैं बेसिक अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं क्या चीज़ होती है, देखिए बायोमोलिक्यूल ऑल टोटल अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेंगे, यहाँ से देखो आइडिया हो जाता है कि सर कुछ दो टाइप के हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, एक होते हैं ऑर्गेनिक। पर इनऑर्गेनिक में ये आ गए वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह, गैसेस वगैरह। अच्छा, ऑर्गेनिक में दो आते हैं, एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट देखो 18 से 800 डाल्टन है और मोनोमर होते हैं ये, लाइक ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए बना है, अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बना है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक में जिनके बहुत सारी चेन होती है, लाइक पॉलीसेकेराइड मीन्स लंबी चेन कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च हो गया, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की, प्रोटीन किसकी आप जनरली बोल देते हैं उसे अमीनो एसिड की चेन। तो ये आप बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। इसको देखो पहली बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसमें इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा। लिपिड को पॉलीमर नहीं बोलते क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, 800 डाल्टन से कम होता है। फिर इसको बायो मैक्रो में क्यों डाला गया उसका देखो रीज़न है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कोई लिविंग टिश्यू लिया जिसमें सारे बायोमोलिक्यूल होंगे, उनको एक एसिड सॉल्यूशन में डाला, पीस के ग्राइंड करके उसको छाना, तो छानने के बाद कुछ तो मिले एसिड के साथ सॉल्यूबल, तो ये वाले थे। देखो जो छोटे बायोमोलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक वाले, माइक्रो वाले और इनऑर्गेनिक वाले सारे सॉल्यूबल थे, लेकिन जो एसिड में इनसॉल्यूबल थे वो ये सारे थे। तो लिपिड भी उनके साथ है, इसलिए मैक्रो में डाल दिया गया। पहली बात यही समझनी है आपको। सेकंड चीज़ आपको बाकी इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखा है सर। जिन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म हमें पता होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो आपके एलिमेंट्री कनाल में जाके ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज जाता है आपके सेल में, वहाँ प्रोसेस आती है, एटीपी बनता है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। जिनका आपको पता ही नहीं है कैसे डाइजेशन वगैरह होगा, कैसे क्या होगा, वो सेकेंडरी में आते हैं, ख़त्म बात। फिर ये कुछ एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। अच्छा इसमें और क्या चीज़ सर, सिर्फ ध्यान रखना है पॉलीमर और मोनोमर और बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड इसमें कई सारे होते हैं, मोनोसेकेराइड या मोनोमर में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब आते हैं। और अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो होमोपॉलीमर, डिफरेंट है तो हेट्रोपॉलीमर। और इनमें जो ग्लूकोज, लाइक ग्लूकोज 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 जुड़कर मान लो स्टार्च बन रहा है, तो इनके पास जो ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ रहा है बॉन्ड कौन सा है सर? बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक। मोनोमर क्या है और बॉन्ड क्या है ये जनरली आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी ये कौन सा कहाँ है थोड़ा बहुत आप जानते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर्ड फूड, स्टार्च प्लांट में स्टोर्ड फूड, इनुलिन प्लांट्स में होता है, सेलुलोज प्लांट में होता है, काइटिन एनिमल में, कहाँ हमने फंजाई में भी पढ़ा हुआ है। फिर आइए न्यूक्लिक एसिड, इनके मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तीन चीज़ों से मिलकर बने, नाइट्रोजनस बेस जिसको आप जनरली वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड कब होता है? जब ये पेंटोस शुगर या शुगर के साथ जब ये बेस जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कब? जब इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप और आ जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होता है, सिंगल यूनिट डीएनए या आरएनए की, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ होती है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होता है, पेंटोस शुगर बोलते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर। राइबोज आरएनए में होता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होता है। और जब इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है। ऐसे करोड़ों न्यूक्लियोटाइड जुड़ के डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सिंपल ध्यान रखना है कि सर जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं वो सर इस वाले बॉन्ड से जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहानी ख़त्म। बाकी डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ख़त्म। डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनस बेस में
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है, मतलब ATGC, जबकि RNA में AUGC, DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर, RNA में राइबोज शुगर, खत्म। यही बात ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके बाद लिपिड्स में, सर लिपिड्स में आप सिंपली ध्यान रखें इनके मोनोमर क्या होते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड मीन्स कार्बन की लंबी चेन है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके साथ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जुड़ा है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल होता है। इनके बीच बॉन्ड बनता है, तो आप क्या बोल देते हैं सिंपली, अगर मान लो 3 फैटी एसिड हैं और एक ग्लिसरॉल आया, बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड, उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। सिंपल बात है, 1-2 एग्जाम्पल ध्यान रखना। और बॉन्ड जो बनता है इनके बीच कौन सा बनता है, सर हमेशा एस्टर बॉन्ड बनता है, खत्म ये भी। फिर इधर अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड में लॉन्ग चेन होता है। अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, कोई एल्काइल ग्रुप होता है CH3 CH2 ऐसा वाला, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, एक NH2 ग्रुप होता है। ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही देखो एक अमीनो एसिड दूसरा कोई ऐसे जुड़ते रहते हैं और लंबी चेन बनती रहती है, और जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, लाइक ये एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगले वाले का अमाइन ग्रुप है, दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, H2O बाहर, बॉन्ड बनता है अमाइड, CONH बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, इससे जुड़ते हैं तो अमीनो एसिड लंबी चेन बनते हैं, तो प्रोटीन बन जाते हैं। एक ड्यूटेरायन आएगा। ड्यूटेरायन क्या होता है, अगर एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, देखो H3N पर पॉजिटिव है, CO पर नेगेटिव है, तो इसे बोल देते हैं ड्यूटेरायन फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, बस ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रोटीन, सिंपल ध्यान रखना, जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी थोड़ा सा फोल्डेड, ये हेलिक्स फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में, और ये हमेशा इनमें 2 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और दूसरा बॉन्ड होता है पेप्टाइड। टर्शरी में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो इनमें हाइड्रोजन, पेप्टाइड और एक आ जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्वाटनरी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, इनमें हाइड्रोजन, सल्फाइड, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड और एक वैंडरवाल फोर्सेस, ये सारे आ जाते हैं, तो क्वाटनरी है। फिर ये कुछ प्रोटीन्स हैं, उनके एग्जाम्पल एक बार देखोगे तो इसको आपको आ जाएगा। फिर देखो इसमें एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आई थिंक आप समझते हैं, बायो कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं एक, और ये फिर प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है एंजाइम के पास, सर एंजाइम के पास एक साइट होती है, एक्टिव साइट, जिस पे आकर सबस्ट्रेट अटैच करता है। स्पेसिफिक होता है, लाइक अगर सुक्रेज नाम का एंजाइम है तो उसके ऊपर एक्टिव साइट खाली सुक्रोज के लिए होगी। सिंपल सीधी बात है, वही अटैच करता है। बाकी बेटे देखो, आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शंस की बात अगर मैं करूं तो जनरली क्या होता है भाई, किसी भी अगर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट की बात करोगे तो 2 तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या पढ़ते हो आप, सबस्ट्रेट अपनी एनर्जी कुछ लूज़ करेगा, इसीलिए प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या है, सबस्ट्रेट एनर्जी कुछ गेन करेगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल है, जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में आने के लिए कुछ एनर्जी स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। और इसको कम करवाने में, और जो जिसमें, या मैं ऐसे बोल दूं, जो एनर्जी सबस्ट्रेट को मिलती है जिससे वो प्रोडक्ट में आता है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप बिना एंजाइम के इस एनर्जी की बात करोगे तो सबस्ट्रेट को बहुत एनर्जी चाहिए होती है तब वो प्रोडक्ट में आएगा, पर अगर आप एंजाइम यूज़ करोगे तो एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डायग्राम में, शायद मैं इसको देखो जूम कर लूँ थोड़ा सा, ये डायग्राम में आपके सामने देखो बना हुआ है कि सर यहाँ पर जब विदाउट एंजाइम यूज़ कर रहे हो तो बहुत हाई एनर्जी है, जब एंजाइम यूज़ किया तो कम हो गई, तो बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यही है पूरा कॉन्सेप्ट, यही है। फिर टेम्परेचर देखो, सिंपल ध्यान रखना, एंजाइम्स हमेशा फिक्स टेम्परेचर और फिक्स पीएच पे काम करते हैं। सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, बट एक पॉइंट तक। तो उसमें बस ध्यान रख लेना
कि सर ये एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर से, पीएच से अगर फिक्स है कोई तो वहाँ मैक्सिमम होगी, अदरवाइज दोनों तरफ डिक्रीज़ है, चाहे ऊपर की बात करें टेम्परेचर की या पीएच की। यहाँ क्या है, इनिशियली सब्सट्रेट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, पर एक पॉइंट पर जाके जहाँ सारे एंजाइम कंज्यूम हो जाएंगे या यूटिलाइज हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ आप सब्सट्रेट बढ़ाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। वो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर इसमें जो है अगर मैं बात करूँ, एक तो ये एंजाइम की टाइप ध्यान रख लेना, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज, बस एक बार ये देख लेना। और उसके बाद इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, कोफैक्टर है। देखिए एक एंजाइम जो होता है ना, आप उसको ऐसा समझिए कि एक जो एंजाइम है, मैं सिंपल कहूँ, एक एंजाइम जो होता है मेनली प्रोटीन का बना होता है। अगर एंजाइम हमेशा प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का है तो एंजाइम अगर मान लो न्यूक्लिक एसिड का बना है, आरएनए या डीएनए का, तो उसे बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, एंजाइम दो टाइप के होते हैं, सिंपल जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड जिसमें प्रोटीन के अलावा और भी पार्ट लाइक लिपिड के, प्रोटीनों, आयरन वगैरह के या कुछ और पार्ट अटैच होंगे। सिंपल वाले को कुछ और नहीं क्लासिफिकेशन होगी, पर कॉन्जुगेटेड जिसमें प्रोटीन के अलावा, तो प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं, और जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट हैं वो कोफैक्टर कहलाते हैं। यही कोफैक्टर जब ये प्रोटीन और, या मैं बोल दूं एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर जब मिल जाते हैं तब वो एंजाइम की तरह काम करेंगे, अदरवाइज एंजाइम या अकेला प्रोटीन इनएक्टिव होता है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर कोफैक्टर हट जाए। सेकंड चीज़, कोफैक्टर के टाइप हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक, आपको बता दूं यही क्वेश्चन आएगा इसमें, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है सर प्रोस्थेटिक ग्रुप? एक सिंपल ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होता है, और ये हमेशा अटैच रहता है प्रोटीन के साथ। इसका एक एग्जांपल है हेम नाम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कैटलेज नाम के और प्रोसोडेज नाम के एंजाइम के साथ। मतलब ये हमेशा अटैच रहते हैं, चाहे एंजाइम काम करता हो या ना करता हो, एपो एंजाइम के साथ हमेशा फिक्स रहेंगे। फिर एक को एंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक है, देखो ये भी ऑर्गेनिक था, ये लूजली बाउंड होता है और ट्रांजिएंट पीरियड, मतलब जब एपो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है कि एक्टिविटी करे तभी आके अटैच हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें NADP ये होता है कोफैक्टर में, कोएंजाइम में। फिर एक है मेटल आयन। एंजाइम्स ये भी ट्रांजिशनल फेज में होते हैं, मतलब जब एंजाइम को चाहिए या एपो एंजाइम को चाहिए एक्टिविटी करनी है तो कुछ मेटल आते हैं और अटैच कर जाते हैं उससे, तब एंजाइम काम करना शुरू कर देगा, अदरवाइज इनएक्टिव रहेगा। मतलब ये लोग जब एंजाइम को या एपो एंजाइम को रिक्वायरमेंट है कि एक्टिविटी करे तब अटैच होते हैं, ये हमेशा अटैच रहेगा चाहे एंजाइम की एक्टिविटी हो चाहे ना हो। तो इन तीनों को ही बुलाते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर मीन्स सर कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एपो एंजाइम प्रोटीन के अलावा जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं कोफैक्टर। तो उनमें से, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कभी कोएंजाइम, कभी मेटल आयन। ठीक है, ये जिसका भी एग्ज़ाम आ रहा है और कल ही एग्ज़ाम है उसमें अगर बायोमोलिक्यूल आ रहा है तो उसके लिए, ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत पेपर के लिए समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा।